नमस्कार दोस्तों, एएम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं एसआई फर्स्ट एंड फर्दर जो डिक्लेरेशन फॉर्म 2025 के लिए शुरू हुआ है उसमें आपके सवाल और हमारे जवाब रहेंगे। इसमें जो भी आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उनके सवालों का जो जवाब है वो देने का मैं प्रयास करूँगा। जैसे आप में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना है और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना है, किसको अपना मनोनीत बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई विसंगति हो तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर उसमें आपको डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो क्या करना है, प्रीमियम स्लैब में कितना स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, और ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का जो है वो इसी एक ही वीडियो में आपको समाधान बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें समस्याएं और उनके जवाब। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SIPF पोर्टल है क्या। तो इसमें आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक वेब कस्टमाइज पोर्टल है जिसके द्वारा राज्यकर्मी बीमा और GPF संबंधी जो संव्यवहार तथा राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम और अधिक घोषणा पत्र को सबमिट करना होता है। राज्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ऋण तथा क्लेम आवेदन करना, इसी प्रकार प्रायोजित निधि योजना के अंतर्गत आहरण क्लेम के लिए आवश्यक कार्य ऑनलाइन कर सकता है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो कब भरना होता है, तो इसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात आने वाली प्रथम मार्च, जैसे आपकी मान लीजिए कि 8 अप्रैल को जो है वो 8 अप्रैल को जो है वो आपका 2 साल पूरी कंप्लीट हुए, फिक्सेशन हुआ है, तो आपका उस समय जो है वो आपका ऐसा ही कटौती नहीं होगी। जब अगले वर्ष जैसे 2024 में किसी का 8 अप्रैल को फिक्सेशन हुआ है और तो वहाँ पर 2025 जो मार्च है उसमें ही उसका ऐसा ही कटौती होगी और वहाँ उसको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जो है वो डीडी को जमा कराना होगा। जिसमें प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात आने वाले प्रथम मार्च माह में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है और मार्च माह के वेतन से ही राज्य बीमा की प्रथम कटौती जो है वो की जाती है। अब इसमें जैसे देखिए 2200 जो होती है वो मिनिमम स्लैब होती है, फिर 3000 होती है, फिर 5000 होती है और फिर 7000 अधिकतम जो है वो स्लैब होती है। तो इसमें आप जो है वो फॉर्म भरते समय इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अगला है कि फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना होता है, तो इसमें आपको बता दूं मार्च माह में बीमेदार प्रीमियम स्वेच्छा से बढ़ाता है और फर्दर डिक्लेरेशन भरने की आवश्यकता है। परंतु यदि बीमेदार का मूल वेतन बढ़ने के कारण अथवा राज्य बीमा की प्रीमियम स्लैब में परिवर्तन के कारण बीमेदार का प्रीमियम बढ़ता है तो फर्दर डिक्लेरेशन भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार तीसरा जो दिमाग में या जो प्रश्न रहता है मन में कि बीमेदार फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय किसको अपना मनोनीत जो है वो बना सकता है, उसका नॉमिनी किसको बना सकता है, तो आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि बीमेदार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, ध्यान रखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप जो है वो पत्नी कोई बनाए, फैमिली के किसी भी मेंबर को जो है वो मनोनीत के लिए स्वतंत्र है। परिवार में कोई भी सदस्य नहीं होने की स्थिति में बीमेदार किसी को भी अपना मनोनीत नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए अकेला कोई इंसान है जिसके फैमिली में कोई मेंबर नहीं है तो वह चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है इसमें बीमेदार जो है वो बीमेदार में मनोनीत जो है वो व्यक्ति कर सकता है। अगला जो आपके मन में जो प्रश्न खटकता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट अथवा फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय यदि नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक या मूल वेतन में कोई विसंगति हो तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है, तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि उक्त सभी क्रेडियल के लिए बीमेदार को अपने डीडीओ से, मैं आपको बता देना चाहता हूं डीडीओ से संपर्क करना होगा। डीडीओ के लॉगिन में एम्प्लॉय के ऑप्शन में जाना है, वहां पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बीमेदार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा मूल वेतन में दिखाई देने वाले किसी भी विसंगति को जो है वो ठीक किया जा सकता है। वहां पर ऐड का बटन एक आता है, उस पर ऐड पे बटन पे क्लिक करके आप इसमें जो भी वांछित संशोधन करना है, विसंगति है, उसको संशोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है वो आपके यहाँ पर दे रखा है कि जैसे यदि फर्स्ट अथवा फर्दर डिक्लेरेशन भरते समय फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो क्या किया जाए। यदि आपके फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी गलत या पुराने डीडीओ में पड़ी है। इस हेतु डीडीओ के लॉगिन में एम्प्लॉय वाले एक ऑप्शन में जो है आपको जाना है और उसमें एम्प्लॉय ट्रांसफर में जाकर एम्प्लॉय आईडी को सही डीडीओ में जो है वो ट्रांसफर करवाना है। आप इसके लिए जो है वो डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं और इसको अपना जो है वो समय रहते पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है वो जो एक और प्रश्न है कि मेरे
परिवार के सभी सदस्यों के नाम न्यू पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की सुविधा केवल और केवल कार्मिक के स्वयं के डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध करवाई गई है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऐड फैमिली डिटेल एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद में कार्मिक को अपने मूल पर जो परिवार है उस परिवार के सदस्यों को वो जोड़ सकता है और उसमें कितना शेयर जो देना है वो आप दे सकता है कि उसमें जैसे मान लीजिए पत्नी को जोड़ा है तो उसमें 80% देना चाहता है, फिर पुत्र को जोड़ा या पिता को या किसी और अन्य सदस्य को तो उसमें कितना प्रतिशत देना चाहता है वो शेयर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम, रिलेशन अथवा जन्म दिनांक में संशोधन करना हो तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कार्मिक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध परिवार के सदस्यों में से जिसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो उस सदस्य के नाम के नीचे की एडिट के बटन पर आपको दबाना होता है और इस एडिट के बटन को काम में लेते हुए आधार OTP से वेरीफाई करके परिवार के सदस्यों की डिटेल में संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है जैसे मार्च 2025 में जो प्रीमियम राज्य प्रीमियम जो स्लैब है उस स्लैब क्या है और कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब में कितना स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 1 अप्रैल 2020 से राज्य प्रीमियम की जो स्लैब है वो इस प्रकार है कि जैसे मूल वेतन है अगर 22,000 तक है तो उसमें 800 जो हैं वो आप जो है वो प्रीमियम स्लैब कम से कम है, और 22,000 से 28,500 तक है तो उसके 1,200 रुपये हैं, 28,501 से लेकर 46,500 तक है तो उसमें 2,200 रुपये न्यूनतम है। इसी प्रकार 46,501 से लेकर 72,000 तक है तो उसमें 3,000 न्यूनतम है, 72,000 से लेकर अधिकतम है तो उसके 5,000 और आप अधिकतम जो है वो 7,000 तक जो है इसका स्लैब बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जो है कर्मचारी अपने मूल वेतनमान की राज्य जो प्रीमियम स्लैब में है वो 2 स्टेप बढ़ाकर कटौती करा सकता है। पहले इसमें क्या होता था कि एक ही स्लैब था, अब इसमें जो है वो बढ़ाकर इसमें जो है वो 1 अप्रैल 2020 से इसमें 2 स्लैब जो है वो बढ़ा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 है और कर्मचारी मूल वेतन 30,000 के अनुसार राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब में 2,200 की प्रीमियम कटौती करना अनिवार्य है, लेकिन कर्मचारी की इच्छा से कर्मचारी 2 स्टेप बढ़ाकर आगे जो है वो 5,000 तक की कटौती जो है वो आप वहाँ पर करवा सकता है। इसी प्रकार जो है आपको मैं और बता देना चाहता हूँ इसमें जैसे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रथम घोषणा पत्र भरते समय निम्न तथ्यों का जो है आवश्यक बार ध्यान रखना है कि प्रथम घोषणा पत्र भरते समय जो है रिस्क ऑफ ईयर ऑप्शन में उसी वर्ष को सेलेक्ट करें जिस वर्ष के मार्च महीने के वेतन बिल से कटौती की गई है। जैसे इस समय जो है वो ये कार्य हो रहा है SIPF पोर्टल पर न्यू में ऑप्शन वाले में, तो इसमें वर्ष 2025 का ही जो है वो चयन आपको करना है। प्रथम घोषणा पत्र भरते समय प्रीमियम ऑप्शन में वो ही प्रीमियम को सिलेक्ट करें जितनी कटौती मार्च महीने के वेतन बिल से कटौती की गई है। इसी प्रकार जो है किसी कर्मचारी का स्थायीकरण जैसे उदाहरण के तौर पर 3/3/2025 को हुआ है और लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा पत्र कब भरा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कर्मचारी जिसका स्थायीकरण जो है वो जैसे मान लीजिए कि 3/3/2003 मार्च 2025 को हो रहा है लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के द्वारा जो प्रथम मार्च महीने में ही जो है ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा पत्र मार्च महीने में आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ मार्च महीने में भरा जाना है, लेकिन राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती स्थायीकरण ऑर्डर के आने के बाद स्थायीकरण एरियर बिल से जो है मार्च 2 महीने से उस महीने तक की जो है वो की जानी है। मतलब जब तक स्थायीकरण नहीं आता तब तक का जो आपका एरियर बिल बनेगा उस एरियर बिल से जितनी भी ऐसा ही है जितने महीनों की मार्च से लेकर जैसे मान लीजिए आपका मार्च में 3 मार्च को जो है वो फिक्सेशन हो रहा है और आपके स्थायीकरण ऑर्डर जो है वो जुलाई में आ रहे हैं, तो मार्च से लेकर जुलाई तक का जो भी एरियर बनेगा उस एरियर से आपके जो आप स्लैब में सेलेक्ट किए हैं 2,200 3,000 वो जो भी सिलेक्ट किए हैं वो स्लैब में के प्रति महीने से हिसाब से जो है उस एरियर में से आपका जो है वो DDO के द्वारा SI के रूप में काटा जाएगा। ऐसा कर्मचारी जिसका स्थायीकरण 3/3/2025 को हो रहा है तथा स्थायीकरण का ऑर्डर भी आ गया और कर्मचारी के मार्च माह का वेतन दिया जा रहा है तो राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती मार्च में वेतन से ही की जानी है। इस प्रकार जो है वो एक लेटेस्ट वीडियो था आपके लिए जो बहुत ही काम का था और जो SIPF पोर्टल संबंधित जो भी कन्फ्यूजन थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए। जो बीमा प्रीमियम स्लैब में कितने स्टेप अपन बढ़ा सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मैंने बताई है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन है मन में तो आप मुझे कमेंट के रूप में बता सकते हैं। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।